नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से हैं, किनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा चुनाव जीते। चाहे हम श्रद्धेय भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करें, हमारे दोनों भारत रत्न हैं। शिक्षाविद विद्वान भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बात करें, बंगारू लक्ष्मण जी की बात करें, श्री राजनाथ सिंह जी की बात करें, नितिन गडकरी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें और वर्तमान में जेपी नड्डा जी की बात करें, तो आइए आज जानते हैं कि भारत के इतिहास में जो भारतीय जनता पार्टी नामक दल है, इसका जो सबसे सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। क्योंकि 2014 से पहले आप स्थिति देखते होंगे, स्थिति क्या थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना सक्रिय था, वो इर्द गिर्द घूमता था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों के। इन्होंने पार्टी को वहां से उभारा है जहां से कोई सोच नहीं सकता। पहले भारतीय जनसंघ नाम से दल था, फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। और आज 2014 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी का कमल देश के हर एक कोने में खिल रहा है। उन्होंने कहा था देश की संसद में कांग्रेस के ऊपर कि आज हमारी एक वोट से सरकार गिरी है, एक सीट से। आज आप हम पे हंस रहे हैं, एक समय आएगा पूरी दुनिया आप पे हंसेगी, पूरा देश आप पे हंसेगा। और 2014 से लेकर अभी तक ऐसा ही समय है कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है और सब हंस रहे हैं राहुल गांधी पे। तो साथियों, उस समय कुछ और था। लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी थी। लोग ये कहते थे कि भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। और सभी को याद होगा कि ये तीनों जो स्तंभ हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने कहाँ से पार्टी को उठाया। अटल जी राष्ट्रीय राजनीति को देखते थे, आडवाणी जी संगठन के लोगों को देखते थे, लेकिन जो मनोहर जी थे, जोशी जी थे, ये संगठन और धरातल दोनों देखते थे और दोनों पे पार्टी को मजबूत करते थे। इसीलिए 3 स्तंभ कहे जाते थे। तीनों पार्टी के अध्यक्ष रहे, तीनों के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और बढ़िया रिजल्ट आया। लेकिन 2004 और 2014 10 साल का जो बीच का अंतर था, इसमें बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। लेकिन इन्हीं 10 सालों में बीजेपी ने कुछ राज्यों को अपना गढ़ बना लिया। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन राज्यों को बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, बिहार में सुशील मोदी के रूप में बीजेपी ने कुछ नेताओं को उभारा, जो आगे चल के बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुँचाने में बहुत काबिल साबित हुए। आडवाणी जी का नेतृत्व था। आडवाणी जी पार्टी के अध्यक्ष थे। अटल जी के पास कोई पद नहीं था, बस राष्ट्रीय नेतृत्व में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थे। जब 1996, 97, 98 में चुनाव हो रहा था, आपको हर एक वाक्य आज बता रहा हूँ कि बीजेपी में सबसे सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ये आपको 20 से 25 मिनट में पता चल जाएगा। तो प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट होना था। उस समय आडवाणी जी देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता थे। उनकी मांग विदेशों में भी होने लगी थी, आडवाणी जी एक बार हमारे देश में आ जाएं। राम मंदिर आंदोलन के बाद आडवाणी जी का कद जो बढ़ा, वो कद आज नरेंद्र मोदी का भी नहीं है।
आपको अचंभित लग रहा होगा कि ये लड़का क्या बोल रहा है। आपको हम सच बता रहे हैं, वो कद आज नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं है। अब प्रधानमंत्री पद का फैसला लेना था, पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों की बैठक लेनी थी, गठबंधन के लोगों की बैठक लेनी थी, उसके बाद घोषणा करना था कि सभी लोगों को पता था। अटल जी भी को लगता था, अटल जी भी कहते थे कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे होंगे, क्योंकि वो समय ही ऐसा था, आडवाणी के नाम पे लोग पागल हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपके अंदर पद की कोई लालसा नहीं है, आपके अंदर पार्टी सेवा, राष्ट्र सेवा, अगर इन सब की भावना है, तो आपको पद कोई मायने नहीं रखता। बैठक होनी ही थी, आडवाणी जी पहले ही आके घोषणा कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। लोग अचंभित, अटल जी स्वयं अचंभित हो गए, अरे ये क्या हो गया। तो आडवाणी जी ने कहा था कि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आपसे ही हम हैं, आप के बिना हम अधूरे हैं, आपसे बड़ा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये श्रद्धेय आडवाणी जी ने कहा अटल जी के लिए। सोचिए क्या मैत्रिता थी इन दोनों की। इन्होंने जीवन के 50 से 60 साल एक साथ गुजारे। अटल आडवाणी की जोड़ी चलती थी। दोनों संसद में जब खड़े होकर बोलते थे कि हाँ, लगता था कि भारत की राजनीति में कोई बोल रहा है। फिर वो दौर आया 2012-13 का, बीच में राजनाथ सिंह जी, के बंगारू लक्ष्मण ये सब बने, वेंकैया नायडू जी बने। वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में इन्होंने कर्नाटक को अपना गढ़ बनाया और कर्नाटक में चुनाव जीतते रहे। कर्नाटक में येदियुरप्पा के रूप में एक नया चेहरा लाए बीजेपी को और मुख्यमंत्री उनको बनाए। मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 1980 से लेकर 2014 के बीच में, इन्होंने संगठन को जो मजबूती दी, जो संगठन को सींचा, जो संगठन की निराई गुड़ाई की, उसका परिणाम 2014 में नरेंद्र मोदी को मिला। और राजनाथ सिंह इसके पर्यायवाची हैं। राजनाथ सिंह ने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह 2014 में थे, सभी को याद होगा, कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान जब इनकी मां का निधन हो गया, उसके बाद भी जेल से रिहा नहीं किया था। वो तानाशाही चल रही थी देश में, उन तानाशाही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने लड़ा, खुद को खपाया। फिर 2014 में नितिन गडकरी के साथ जो कुछ हुआ वो सभी को पता है, क्योंकि गडकरी आरएसएस का चेहरा थे। आरएसएस का नाम गडकरी है क्योंकि आरएसएस की गोदी में पले बढ़े हैं नितिन गडकरी, और ये चीज़ें खटक रही थी कांग्रेस को, सभी को लग रहा था, इसीलिए गडकरी के खिलाफ उन्होंने चाल रची। लेकिन गडकरी जी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया कि हमें नहीं चाहिए पद, जब तक हम इस पद से मुक्त नहीं हो जाते, इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम पद ग्रहण नहीं करेंगे। यही चीज़ आडवाणी जी ने भी किया था, यही चीज़ राजनाथ सिंह जी ने भी किया था। मतलब हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने राष्ट्र प्रथम, चरित्र प्रथम का एक संकल्प ले रखा था, उसी पे ये चले। जैसे आजकल के आप सब देखते होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, मुख्यमंत्री, उनके ऊपर कोई आरोप लग गया, कोई पद से मुक्ति नहीं करता, पद पे बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें पद प्यारा था। और इन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए कार्यकर्ताओं, इनको पद प्यारा नहीं है, इनको राष्ट्र प्रथम और चरित्र प्रथम होना, मतलब चरित्र शुद्ध होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए आंचल पे। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में थी।
अब बात करते हैं 2014 में, जब बीजेपी ने राजनाथ सिंह के अगुवाई में प्रचंड बहुमत के साथ देश में लगभग 30 सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विशुद्ध रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार दिया था। वो राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने दिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक स्थिति होती है, वो स्थिति ये थी कि अब राजनाथ सिंह बन गए गृह मंत्री। अब अध्यक्ष कौन बने? तो अमित शाह के रूप में बीजेपी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। उसके बाद से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई अमित शाह के नेतृत्व में, और देश के लगभग 20 के करीब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विशुद्ध रूप से पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई। वो अमित शाह जी के नेतृत्व में बनी। 2019 तक जब अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने दोबारा चुनाव लड़ा, तो दोबारा बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से भी ज़्यादा, मतलब 272 से भी ज़्यादा 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा और 303 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दिया। मतलब अभी तक कह सकते हैं 1980 के बाद 2019 तक कह सकते हैं कि बीजेपी को अमित शाह के रूप में एक सशक्त और सख्त फैसले लेने वाला चाणक्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। फिर अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बन जाते हैं। अमित शाह ऐसी जगह पे सरकार बनाते हैं जहां किसी को उम्मीद ही नहीं रहती। हमारे देश में एक प्रचलन चल गया था कि भैया कितनी सीटें आई हैं बीजेपी की, 45। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 60 सीटें चाहिए। ठीक है, बीजेपी की सरकार बन जाए। क्यों? अमित शाह बैठे हैं। लोग यहाँ भी कहने लगे थे कि अगर पाकिस्तान में भी सरकार बनानी हो तो अमित शाह को बुला लीजिए, वहाँ भी हमारी सरकारें बन जाएगी। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब वो बीजेपी की पार्टी बन चुकी थी। सबसे बड़ी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी थी। फिर अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत, जो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, कि लोग बस इतना उम्मीद कर रखे थे कि बीजेपी को इतनी सीटें आ सकती हैं, पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार ला सकती है, 250 तक सीटें ला सकती है। लेकिन अमित शाह के कुछ फैसले ने बीजेपी को 325 से ज़्यादा सीटें देने का काम किया था। अमित शाह के कुछ फैसले थे जो बीजेपी को आज यहाँ तक पहुँचा के रखे हुए हैं। बीजेपी का दबदबा अभी भी बना हुआ, ये जो कुछ था अमित शाह के फैसले के कारण ही था। जैसे योगी आदित्य, बीजेपी चाहती थी कि दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य के रूप में बीजेपी मुख्यमंत्री थे। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, और आरएसएस नहीं चाहता था कि योगी के अलावा कोई उत्तर प्रदेश संभाल लेगा। और वो फैसला अमित शाह का आज कितना कारगर साबित हो रहा है कि आप देख सकते हैं, योगी से गुंडा माफिया सब थर्राते हैं। मतलब अमित शाह के फैसले जो थे, आप कह सकते हो कि पूर्णतः आज 100 के 100% सही साबित हो रहे हैं। और बात करते हैं आगे, राजनाथ सिंह अब देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो जब 2019 का चुनाव हुआ, अमित शाह गृह मंत्री बन गए,
अमित शाह गृह मंत्री बन गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली होने वाला था। तो जेपी नड्डा के रूप में बीजेपी ने एक नया अध्यक्ष दिया। क्या जेपी नड्डा उतने कारगर साबित हो सकते हैं? आइए जानते हैं जेपी नड्डा कितने कारगर साबित हुए। अगर हम कह सकते हैं अभी तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में अभी तक के सबसे अगर कम नंबर किसी को मिलेगा तो जेपी नड्डा को मिलेगा, क्योंकि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी फ्रंट फुट पे तो नहीं लेकिन बैक फुट पे बहुत गई। बीजेपी खुद को मजबूर साबित होने लगी। बीजेपी के कार्यकर्ता जेपी नड्डा के नेतृत्व में अपने आप को मजबूत नहीं मजबूर देखने लगे कि हम मजबूर हो गए, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता कितने हताश हैं। उस हताशी का कारण जेपी नड्डा खुद हैं, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व जेपी नड्डा कर रहे हैं। आज बीजेपी का कार्यकर्ता किसी भी मुद्दे पे खुल के नहीं बोलता। बीजेपी के प्रवक्ता जो केंद्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहे जाते हैं वो भी अब किसी भी मुद्दे पे खुल के नहीं बोलते। उन्हें डर लगता है कब क्या बोल दे, और बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व उनके बचाव में नहीं आएगा, उनकी बर्खास्ती हो जाएगी। ये सब चीज़ें चल रही हैं बीजेपी के अंदर। बीजेपी 2014 और 19 में जहाँ पूरे बहुमत की सरकार बनाई थी, वहीं जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी 240 सीटों पे ही लुढ़क गई। बीजेपी जहाँ 2017 में उत्तर प्रदेश में 325 से ज़्यादा सीटें जीती थी, और वहीं 2022 में मात्र 260 सीटों पे अटक गई। मतलब आप पूरी तरीके से कह सकते हो बीजेपी ने हर जगह की सरकारें खोई और कहीं कहीं सरकारें भी बनाई। मतलब जेपी नड्डा बीजेपी के लिए 50% से ज़्यादा साबित नहीं हो पाए हैं। आप नुपुर शर्मा का मामला देखो, कैसे बीजेपी बैकफुट पे आ गई। नुपुर शर्मा के बाद आप देख लो अब कंगना रनौत के मामले में किस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे आ गई। अब कंगना रनौत को बर्खास्त इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी की जो सीटें हैं मात्र 240 हैं। अगर यही बीजेपी 370 या 400 के करीब होती तो आज कंगना रनौत को इस्तीफा देना पड़ता मंडी से। और वो दे भी देती। कंगना रनौत ने कुछ गलत नहीं बोला था, उन्होंने वही बोला जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे है। कंगना रनौत ने वही बोला जो अखबारों ने छापा, यहाँ तक कि आज तक के हिंदी न्यूज एप्लीकेशन में भी वो है। नव भारत टाइम्स के हिंदी न्यूज एप्लीकेशन में भी है। कंगना रनौत ने कुछ गलत बोला ही नहीं था, वही बोला जो पत्रकारों ने बोला था, वही बोला जो लोगों ने देखा, वही बोला जो लोगों का सुना। कंगना रनौत वहाँ खुद तो गई नहीं थी, उन्हें पता कैसे चला? उन्होंने सुना होगा, चीज़ों को देखा होगा, फिर इस मुद्दे पे कंगना रनौत ने बोला। आखिर कंगना रनौत गलत कहाँ हुई? मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ। मतलब आप ओवरऑल कह सकते हो श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, वेंकैया नायडू जी, राजनाथ सिंह जी, बंगारू लक्ष्मण जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इन सब राष्ट्रीय अध्यक्षों में से आप कह सकते हो कि अमित शाह, आडवाणी जी, अटल जी, जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब जितने हुए बीजेपी को एक
नए नेतृत्व के रूप में ले गए। और सबसे फेलियर की हम बात करते हैं तो जेपी नड्डा जी साबित हुए हैं। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।